57 मुस्लिम देशों के संगठन यानी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन की महाबैठक आज सऊदी अरब के रियाद शहर में होनी है। इस बैठक में ओआईसी के सभी 57 सदस्य देशों के प्रतिनिधि शामिल होंगे। बैठक का मुख्य एजेंडा इजरायल और फिलिस्तीन के बीच चल रहे संघर्ष पर चर्चा है। लिहाजा आपके लिए समझना भी जरूरी है कि ओआईसी के कुछ सदस्य देश पूरी तरह से इजरायल पर आक्रामक हैं। गाजा पर हमले की आलोचना की आड़ में इजरायल विरोधी एजेंडा चला रहे हैं और किसी भी कीमत पर इजरायल का सर्वनाश ये सभी देश चाहते हैं। ईरान के सर्वोच्च नेता अली खामनेई और तुर्की के राष्ट्रपति तैयब एर्दोआन ने इजरायल के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग पहले ही की है। ओआईसी की बैठक के बाद लगता है कि फिलिस्तीन इजरायल विवाद और भी तल्ख हो सकता है। इसलिए हमारा सवाल है कि क्या दुनिया भर के मुसलमान मिलकर मिटा देंगे इजरायल का नामो निशान। और सबसे पहले शुरुआत कर रहे हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। बता दें आपको गाजा जंग पर दो बहुत बड़ी खबरें आपके सामने, जहां पहली खबर यह कि सऊदी अरब में 57 देशों की महाबैठक होनी है। ईरानी राष्ट्रपति रईसी इसके लिए सऊदी पहुंच चुके हैं। ये पहली बड़ी खबर है जहां ओआईसी की बैठक सऊदी में होनी है। 57 देशों का ये जमावड़ा जो सऊदी में इस बार होगा और इसके लिए हम आपको बता रहे हैं कि अलग अलग देशों के प्रतिनिधि एक ही जगह पर एकत्रित होंगे, एकजुट होंगे और इस बड़ी खबर पर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं। और इस बीच दूसरी बड़ी खबर भी आपके सामने रख देते हैं, जहां पर मक्का के इमाम का बड़ा बयान सामने आया है। मुस्लिमों को वॉर से दूर रहने के लिए कहा गया है। तो पहली खबर आपके सामने जहां सऊदी में 57 देशों की बैठक होनी है और दूसरी बड़ी खबर भी आपके सामने हम रख रहे हैं, जहां मक्का के इमाम का बड़ा बयान सामने आया है। और इस बीच कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। क्या मुस्लिम कार्ड से इजरायल विध्वंस का प्लान तैयार कर लिया गया है? गाजा जंग को लेकर आपके सामने जानकारी हम रखने जा रहे हैं। हमास वर्सेस इजरायल तस्वीरें आपके सामने हम रख ही रहे हैं युद्ध की लगातार, लेकिन इस बीच जानकारी भी आपके लिए हम साझा कर दें। देखिए, ओआईसी को लेकर जानकारी आपके सामने हम रख रहे हैं, किस तरीके से 57 देश एंटी मुस्लिम और इस पूरे एजेंडे को लेकर जानकारी निकलकर सामने आ रही है। देखिए, सबसे बड़े मुस्लिम नेता एक जगह पर इकट्ठा हो रहे हैं। 57 देशों का ये ऑर्गेनाइजेशन है जिसकी बैठक सऊदी अरब में होनी है और किस तरीके से इसको लेकर पूरी तैयारी कर ली गई है। सबसे बड़े मक्का के इमाम, गाजा युद्ध और ये अलग अलग कैरेक्टर्स जो हैं इस युद्ध के बीच वो सामने आए हैं, जहां पर मक्का के इमाम ने कह दिया है कि मुसलमान इस युद्ध से दूर रहें। तो कई बड़े सवाल भी उठ खड़े होते हैं ऐसे में, जिस पर आज हम चर्चा करेंगे। क्या मुस्लिम वर्ल्ड गाजा पर दो धड़ों में बंट गया है? क्योंकि एक तरफ अपील की जा रही है, 57 देशों का जो संगठन के तमाम प्रतिनिधि मिलने वाले हैं उनकी तरफ से अपील की जा रही है और कहीं ना कहीं ये मैसेज देने की कोशिश कि इजरायल को खत्म करना होगा, इजरायल के तमाम एक्शंस पर रोक लगानी होगी। और इस बीच मक्का के इमाम की जो बड़ी अपील है उसके बाद सवाल उठ रहा है कि क्या ये सभी मुस्लिम देश हमास के साथ एकजुट हो पाएंगे? क्या दुनिया के मुसलमान मिलकर मिटा देंगे इजरायल का नामो निशान? ये वो तमाम सवाल है जिसका जवाब तलाशने की कोशिश हम करेंगे। लेकिन इस बीच कुछ वीडियो ब्रेकिंग आपके सामने हम रखने जा रहे हैं। तस्वीरें बहुत महत्वपूर्ण हैं जो गाजा जंग से जुड़ी हुई लगातार सामने आ रही है। अंधेरी रात में फास्फोरस बम का लाल रंग इन तस्वीरों में देखा जा सकता है। ये तस्वीरें आप देखिए, आरोप लग रहे हैं लगातार इजरायल पर तरह तरह के बॉम्ब्स के इस्तेमाल के। और इस बीच ये तस्वीरें सामने आई हैं जहां अंधेरी रात में फास्फोरस बम का लाल रंग इन तस्वीरों में नजर आ रहा है। और इस बीच अगली तस्वीरें आपके सामने हम रखने जा रहे हैं। जो वीडियो आपके सामने रख रहे हैं वो देखिए, इसको देखकर सवाल उठ रहा है कि ये फास्फोरस बम का इस्तेमाल किया गया या फिर ये है स्मोक बम। अपने एक्सपर्ट से भी इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे, लेकिन ये तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं जो युद्ध क्षेत्र से सामने आ रही है, जहां पर जिस तरीके से ये धुएं का पूरा गुबार उठता हुआ सफेद रंग के धुआं इसमें साफ तौर पर नजर आ रहा है। सवाल ये कि ये फास्फोरस बम है जैसा कि आरोप इजरायल पर लगाया जा रहा है इनके इस्तेमाल का, या फिर स्मोक बम। فوسفور بكميات هائلة في كل مكان في أرجاء غرب وبأعداد كبيرة جدا 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 وتطلق النار। और कुछ और तस्वीरें इस बीच आपके सामने हम रखने जा रहे हैं, महत्वपूर्ण है ये भी। गाजा में आईडीएफ के ग्राउंड ऑपरेशन की ये तस्वीरें बताई जा रही है। गाजा में लगातार आईडीएफ की तरफ से ग्राउंड ऑपरेशन चलाया जा रहा है और किस तरीके की तस्वीरें सामने आई ये देखिए आप।
और इस बीच आपको बता देते हैं हमारे साथ बेहद खास मेहमान ने हमें स्टूडियो में ज्वाइन कर लिया है। बता दें आपको मेजर जनरल रिटायर्ड ब्रजेश कुमार जी एज डिफेंस एक्सपर्ट हमें ज्वाइन कर चुके हैं। सर स्वागत है आपका। इसके अलावा हमारे साथ ब्रिगेडियर रिटायर्ड जीवन राज पुरोहित एज डिफेंस एक्सपर्ट स्टूडियो में हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ग्रुप कैप्टन रिटायर्ड डीके पांडे सर एविएशन एक्सपर्ट के तौर पर हमें ज्वाइन कर रहे हैं। ब्रजेश सर, सबसे पहला सवाल मेरा आपसे है, जिस तरीके से युद्ध लगातार आगे बढ़ रहा है, इस बीच खबर ये आती है कि 57 देश ओआईसी में जो शामिल हैं उनकी बैठक सऊदी अरब में होने जा रही है। क्या कंसोलिडेट करने की कोशिश की जा रही है मुस्लिम जो कंट्रीज हैं उनको साफ तौर पर इजराइल के खिलाफ? पहले तो प्रतिमा जी, हमें अपने स्टूडियो में आमंत्रित करने के लिए धन्यवाद, और दर्शकों को दिवाली की पूर्व संध्या पे हमारी बधाई। ये आपने जो सवाल पूछा है बहुत ही महत्वपूर्ण है। 5 हफ्ते हो गए हैं इस लड़ाई को शुरू हुए और वो थमने का नाम नहीं लेता है। और लड़ाई ऐसे लोगों के बीच में है। एक है इजराइल जो कि एक कट्टरपंथी और मुस्लिम विरोधी है, और दूसरी तरफ मुस्लिम देश हैं जो उनके लोकेशन देखें वो ट्रेडिशनली वो उस जगह पे है जहाँ बहुत पहले जूज रहा करते थे, फिर ईसाई आए और बाद में मुस्लिम का वो सैंक्टम सैंक्टोरम है। इस माहौल में देखते हैं तो ये पीलो की जो लड़ाई है, फिलिस्तीनियों की लड़ाई है, बहुत पुरानी है, 1948 से है। लेकिन उसके बाद 67 हो, 74 का वॉर, योम किपर वॉर हो, या उसके बाद में कई घटनाएं हुई हैं गाजा से लेकर के ईस्ट बैंक में और लेबनान में जी। लेकिन ये देखा गया है इस फिलिस्तीन की जो होमलैंड है उसकी सुलह नहीं हुई है, और हर एक लड़ाई के बाद में इजराइल की सीमा बढ़ती गई है। वो जगह को कंसोलिडेट करता रहा है और वो अभी स्थगित सा एक बड़ा सा महत्वपूर्ण देश हो रखा है जी। ना इसके अगेंस्ट बातें तो बहुत चलती हैं पूरे मुस्लिम वर्ल्ड में जी। लेकिन ये 57 मुस्लिम देश अगर देखा जाए क्या वो एक हैं? क्या उनकी सोच एक है? इंपॉर्टेंट पॉइंट। अगर उसको देखा जाए तो पता ये चलता है फिलिस्तीनी दुनिया में सब जगह फैल गए हैं। फिलिस्तीनी जो भागे गए हैं, जो भगाए गए हैं। तो सर इस बीच सवाल ये भी उठता है, जीवन सर, सवाल मेरा ये है कि ओआईसी की जो बैठक होने जा रही है इसमें क्या युद्ध का नैरेटिव बदलने की या फिर सेट करने की कोशिश के तौर पर भी इस बैठक को देखा जाना चाहिए कि जिसमें इसे यहूदी बनाम मुस्लिम बनाने की पूरी तौर पर कोशिश की जाएगी इन देशों द्वारा? जी प्रतिमा जी, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि क्या ये हमास टेररिस्ट बनाम इजराइल का युद्ध है या अब ये यहूदी और मुसलमानों का युद्ध बन गया है। जो देखने में आता है कि सामने फ्रंट फेस या तो हमास है या हिजबुल्लाह है, लेकिन जो पीछे मदद करने वाले देश है वो सारे मुस्लिम देश हैं। और अब चारों तरफ से मुस्लिम देशों का प्रेशर इतना बढ़ गया है कि यहूदियों के खिलाफ कुछ करो, और इसको लेकर के चाहे ओआईसी हो चाहे ये 57 मुस्लिम देश हो, इकट्ठा होकर के एक राय बनाने की कोशिश कर रहे हैं। और ये राय बनती नजर आ नहीं रही है। जो युद्ध सिर्फ हमास के खिलाफ था अब क्षेत्रीय युद्ध बन गया है। अब क्षेत्रीय युद्ध के तक ही रहेगा या बढ़ जाएगा, ये बहुत बड़ा प्रश्न है। ओआईसी और 57 मुस्लिम देश ये मिलकर के तय करें कि किस तरह से हालात को कंट्रोल में लाना है, ये सबसे बड़ा मुद्दा है। क्या हॉस्टेज लौटाए जाएंगे? क्या ये सिर्फ मुसलमानों की लड़ाई है? ये बड़े मुद्दे हैं जो कि इनको सोचना पड़ेगा। इसके अलावा सऊदी अरेबिया का अमेरिका से रिश्ता, रशिया और चाइना का यहाँ पर इन्वॉल्वमेंट, ये अपने आप में बहुत बड़े मुद्दे बन जाते हैं। इसलिए ओआईसी और ये मुस्लिम देशों की मीटिंग अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण मीटिंग बन जाती है। रियाद में मुस्लिम देशों की बैठक को लेकर एक और बड़ी खबर आपके सामने हम रख रहे हैं, जहां पर बता दें रईसी से मिले हैं सऊदी प्रिंस बिन सलमान। तस्वीरें आपके सामने हैं। ये तस्वीरें बहुत महत्वपूर्ण हो जाती हैं। इन दोनों देशों के रिश्ते पास्ट में बहुत तल्ख रहे हैं, और ऐसे में अगर इजराइल के खिलाफ ये तमाम देश एकजुट हो रहे हैं तो बड़ा संदेश देने की कोशिश भी इसे कहा जा सकता है। रईसी से किस तरीके से बिन सलमान की मुलाकात हुई है, रियाद पहुंचे हैं मुस्लिम देशों के प्रतिनिधि, और उसमें ये तस्वीर बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। रईसी से मिले हैं सऊदी प्रिंस बिन सलमान। ये एक्सक्लूसिव तस्वीर आप तक हम पहुंचा रहे हैं। इन दोनों देशों के बीच जिस तरीके रिश्तों में खटास रही है डीके पांडे सर, और उसके बाद अब जब बात आई इजराइल के खिलाफ एकजुट होने की तो ये दोनों देश भी कहीं ना कहीं उस कहावत को सही कर रहे हैं कि दोस्त का दुश्मन दुश्मन। देखिए 11 साल बाद ये दोनों देश के बीच में कुछ रिश्ते अब सुधार हो रहे हैं। ईरान और सऊदी के बीच में जो तनाव है पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। और लेकिन दुर्भाग्य ये है कि रईसी जब निकले हैं तेहरान से तो उन्होंने चलने से पहले कहा कि ये शांति का वक्त नहीं, सभी मुस्लिम देशों को एक साथ होना पड़ेगा ताकि हम
इजराइल का मुकाबला कर सकें। तो देखिए ये परस्पर विरोधी है। आप आ रहे हैं, जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इस्लामिक मिडिल अरब कंट्रीज़ का जो समिट हो रहा है उसका उद्देश्य रखा गया है कि वो अमेरिका से और दूसरे अन्य जो शक्तिशाली देश हैं उनसे कहेंगे कि किसी तरह से युद्ध को हमास के साथ जो हो रहा है इजराइल का, उसको रोका जाए। ये जो है घोषित जो है एजेंडा है। लेकिन जो मैसेजिंग आ रही है, नैरेटिव्स आ रहे हैं, वो ये है कि पहले से जो तलखी जो है वो बहुत ही ऑब्वियस हो रही है। तो कहना कि कुछ इसमें बहुत अच्छा निकल पाएगा मुझे मुश्किल लगता है। लेकिन पर्दे के पीछे जो बातें होंगी वो शायद महत्वपूर्ण होंगी, क्योंकि किस प्रकार से 3 ही देश जो है वो एक्टिव हैं इस समय, लेबनान, ईरान और यमन। इनके अलावा बाकी देश जो हैं वो केवल मात्र वैचारिक रूप से हमास का समर्थन कर रहे हैं। और जिस प्रकार से इजराइल ने की फौजों ने वहाँ पर मुंहतोड़ जवाब दिया है, लगभग कहा जा रहा है कि 50 से 60% उत्तरी गाजा का कब्जा जो है इस समय आईडीएफ के साथ है। तो निश्चित रूप से जो इस समय जो आगे हालात बन रहे हैं उसके बाद अन्य देशों के शामिल होने की संभावना लग रही है, लेकिन उसको रोकने के लिए अमेरिका और फ्रांस के जो प्रयास है वो भी सामने आ रहे हैं। और यहाँ पर अमेरिका के रोल पर भी चर्चा करनी बहुत जरूरी हो जाती है, किस तरीके से उसकी सुप्रीमेसी बरकरार रहे। और इस बीच 2 देशों में अलग अलग मोर्चों पर युद्ध भी हो रहे हैं, इसको लेकर भी बात करेंगे। लेकिन इस बीच बता दें, सऊदी अरब में होने वाली महाबैठक में ईरान और सऊदी का गेम प्लान क्या होगा, ये समझना आपके लिए बहुत जरूरी है। आपको समझा देते हैं। मीटिंग से ठीक पहले ईरान के राष्ट्रपति ने कहा है कि बातचीत का वक्त खत्म हो चुका है और अब एक्शन का वक्त है। इसके अलावा ईरान के सर्वोच्च नेता खामनेई एक सीक्रेट मीटिंग में इजराइल विरोधी मिलिशिया फोर्स के अपने मोहरों को इजराइल को खत्म करने का आदेश देते हैं। यह भी बहुत महत्वपूर्ण डेवलपमेंट। तो वहीं इजराइल के समर्थन में दिखने वाली सऊदी प्रिंस भी अचानक कुछ ऐसा बयान दे देते हैं जिस पर दुनिया हैरान है, स्तब्ध है। वो बयान यह है कि इजराइल युद्ध खत्म करे। गाजा जंग के बाद सऊदी का इजराइल पर यह सबसे अहम बयान भी माना जा सकता है। यानी कुल मिलाकर बैठक में सबसे बड़ा एजेंडा इजराइल के खिलाफ एक बड़ा प्लान तैयार करने का है, ये साफ हो गया है। और इस बीच अब आपको बता रहे हैं, कुछ तस्वीरें आपके पास हम लगातार आपको दिखा रहे हैं ताकि आप समझ सके इस वक्त युद्ध में किस तरीके के हालात हैं। तो फिलिस्तीनी हमास की रॉकेट तैयारी की ये तस्वीरें इस बीच सामने आई है, किस तरीके से रॉकेट्स का इस्तेमाल बड़े स्तर पर हमास की ओर से किया गया है। और अब ये लेटेस्ट तस्वीरें बताई जा रही हैं जहां फिलिस्तीनी हमास की रॉकेट तैयारी इन तस्वीरों में साफ तौर पर नजर आ रही। तो आपको हमने पहले ही बताया किस तरीके से हमास की तरफ से रॉकेट वर्षा लगातार की जा रही है और उसको लेकर अब तैयारियों की तस्वीरें भी सामने आ रही है। और आईडीएफ ने ये प्रण ले लिया है कि हमास का खात्मा करके ही रहेंगे। इस बीच हमास भी बैकआउट नहीं कर रहा है। ये बताया जा रहा है कि हमास के पास इस युद्ध की शुरुआत में 15,000 के करीब रॉकेट थे। बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आपके सामने हम रख रहे हैं। और अब तक वो करीब 11,000 रॉकेट दाग चुका है। ये भी बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आपके सामने। तो बता दें, जो रॉकेट की संख्या है वो कम नजर आ रही है। कुल मिलाकर हमास लगातार रॉकेट वर्षा कर रहा है और हमास को रोकने की पुरजोर कोशिश आईडीएफ की तरफ से भी की जा रही है। इस बीच लेबनान में हिजबुल्लाह का अटैक, उससे जुड़ा हुआ वीडियो आपके सामने। तो एक और फ्रंट से इजराइल को चैलेंज किया जा रहा है। हिजबुल्लाह के लड़ाके लेबनान के फ्रंट से लगातार आईडीएफ के लिए चुनौती बने हुए हैं। तो 2 मोर्चों पर यहाँ कुल मिलाकर आईडीएफ को युद्ध लड़ना पड़ रहा है। एक तरफ हमास उनके लिए बड़ा चैलेंज है, तो दूसरी तरफ हिजबुल्लाह। लेबनान में हिजबुल्लाह के अटैक की ये तस्वीरें आपके सामने। अगली तस्वीर आपके सामने रख दें, जहां गाजा में बम से भरी रात की तस्वीरें। किस तरीके से गाजा में लगातार हमले किए जा रहे हैं और ये तस्वीरों में भी साफ तौर पर समझ में आ रहा है कि बिना रुके गाजा में बमबारी का दौर जारी है। आईडीएफ ने पहले ही साफ कर दिया है, या तो हमास सरेंडर करे, नहीं तो ये युद्ध नहीं रुकेगा। और इस बीच कुछ और तस्वीरें आपके सामने हम रख रहे हैं, जहां पर रियाद में ईरान ओआईसी बैठक में इजराइल प्लान। ये तस्वीरें आप देखिए, ओआईसी की बैठक में तमाम मिडिल ईस्ट के जितने प्रतिनिधि हैं अलग अलग देशों के, उनके पहुंचने का सिलसिला जारी है। 57 देशों की ये बहुत महत्वपूर्ण बैठक है जिसमें इजराइल के खिलाफ किसी रणनीति पर पहुंचा जा सकता है। ईरान के राष्ट्रपति इस वक्त बोल रहे हैं, ये भी तस्वीरें बहुत महत्वपूर्ण।
ब्रजेश सर, किस तरीके से इसे देखना चाहिए? इस पूरे युद्ध के दौरान ईरान की जो भूमिका रही है, वक्त वक्त पर उसका धमकाना और साफ तौर पर इजराइल को खत्म कर देने की चेतावनी देते रहना। देखिए, इस पूरे युद्ध का अगर कोई स्रोत है तो वो ईरान है। इसका उद्गम वहीं से है और कई सारे कारण हो सकते हैं जिससे उन्होंने ये शुरुआत की। और हम उसको अगर हाल में देखें तो जो अप्रोचमेंट चल रहा था सुन्नी स्टेट्स, गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल के देश और अमेरिका के बीच में, अब्राहम अकॉर्ड, उसके बाद में आया I2U2 और आखिर में G20 के अंदर में कॉरिडोर, इकोनॉमिक कॉरिडोर, इंडिया से गल्फ होते हुए रशिया। इन सारे चीज़ों के अगेंस्ट अगर कोई देश था तो ईरान था। और ईरान का मतलब था, का मकसद था यूएस और गल्फ सऊदी के बीच में दूरी पैदा करना, कुछ मदद से, कतर जैसे देशों की मदद से। और उसके अलावा इस तरह की चीज़ें होती हैं तो बाकी भी इंटरनेशनल कम्युनिटी उसके अंदर कूद पड़ती है। लेकिन हम देख रहे हैं 5 हफ्ते करीब हो गए हैं, युद्ध रुकने का नाम नहीं ले रहा है और इजराइल ने जो ठानी है कि हमास को हम मिलिटरीली तो ख़त्म कर देंगे, वो शायद उसके करीब जा रहे हैं। तो इस माहौल में ईरान की पहल स्वाभाविक है ताकि आगे फ्यूचर में वो कुछ कर सके। ये हम जानते भी हैं कि इजराइल और ईरान की दुश्मनी बहुत पुरानी है। इजराइल ने कई दफ़ा ईरान को रोका है एटॉमिक बॉम्ब बनाने से, बॉम्ब किया है, कुछ फिजिकल हस्तक्षेप किए हैं वगैरह वगैरह। और आजकल भी हम देखते हैं 2-3 चीज़ें ध्यान में आती है। क्या शिया और सुन्नी वर्ल्ड एक साथ है? लगता तो है बातचीत कर रहा है मगर बिल्कुल नहीं। अभी 4 रोज पहले या 7 रोज पहले हुती रेबेल्स ने, जो कि ईरान के मिलिशिया है यमन में, उन्होंने मिसाइल फायर की थी इजराइल पे और उसको रोका किसने था? सऊदी के डिफेंस। इंपॉर्टेंट बात आप सर कह रहे हैं। इस बीच इजराइल विरोधी ग्रुप्स के साथ लगातार ईरान की बैठक होना, ये किस ओर इशारा करता है पांडे सर? इसे किस तरीके से देखा जाना चाहिए? ना केवल आप चुनौती पोस्ट कर रहे हैं, चेतावनी दे रहे हैं, लेकिन ऐसे ग्रुप्स के साथ क्लोज डोर मीटिंग, सीक्रेट मीटिंग्स भी कर रहे हैं जो इजराइल का खुले तौर पर विरोध करते हैं। देखिए, मजेदार चीज़ ये है कि जिस प्रकार से हमास ने 7 तारीख को अटैक किया और उसमें जो पैनापेन था वो निश्चित रूप से अमानवीय था, हमने सबने देखा। लेकिन समय के साथ हमास का जो आक्रमण की जो पैनापेन है वो कम होता जा रहा है। और आज यह है कि वो जिस प्रकार से हल्ला मचाया जा रहा है कि वहाँ पर दवाइयाँ नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है हॉस्पिटल्स में, और लोगों के पानी नहीं है पीने के लिए, ईंधन नहीं है, बिजली बंद है, तो ये सब बताता है कि किस प्रकार से जो माहौल क्रिएट करने की कोशिश की गई है हमास के खिलाफ। और जिस हम देख रहे हैं दूसरी तरफ जहाज भी बहुत आराम से उड़ रहे हैं, एयर ऑपरेशंस इजराइल में आराम से हो रहे हैं, गाजा के ऊपर भी आराम से हो रहे हैं। इसका मतलब बताता है कि हमास केवल रॉकेट के ऊपर ही बिलीव कर रहा है और उनके रॉकेट मारने की क्षमता जो है उसके पीछे टनल का जो फिलॉसफी है वो है, टनल के माध्यम से वो रॉकेट लगातार जारी रख रहे हैं। लेकिन हमें ये देखना होगा कि क्या केवल मात्र रॉकेट लॉन्च करने से हमास के उद्देश्य पूरे होंगे? हरगिज नहीं। जिस प्रकार से इजराइल ने बहुत मुंहतोड़ जवाब दिया है और जो उनका मेन हेडक्वार्टर है, जहां हम सुन रहे हैं पिछले 24 घंटे से कि अल सैफा जो हॉस्पिटल है उसको चारों तरफ घेर लिया गया है क्योंकि उनका वहां पर हेडक्वार्टर है। तो ये ऑफिशियल हेडक्वार्टर को जो है जिस प्रकार से कब्जा होने जा रहा है, ये बताता है कि हमास का जो मुख्य पैनापन था वो समाप्त हो चुका है। बाकी देश परेशान है कि उनकी मदद करने के बाद भी कुछ वो नहीं नतीजा आ रहा जो चाहते थे। गाजा जंग पर इस महासम्मेलन में सबसे अहम होंगे 2 देश, सऊदी अरब और ईरान। दोनों ओआईसी के बड़े देश हैं, मगर इजराइल पर राय दोनों की ही अलग है। एक समर्थन में है तो एक विरोध में। लेकिन बैठक से ठीक पहले सऊदी की जंग रोकने की नसीहत एक नए समीकरण की ओर भी इशारा कर रही है। वो ये कि क्या ईरान और सऊदी अरब इस बैठक के बाद एक सुर में बात करेंगे? हालांकि रिश्तों का इतिहास थोड़ा सा इनका उलझा हुआ है। ईरान, सऊदी अरब एक दूसरे के विरोधी रहे हैं। बता दें आपको 2016 में सऊदी ने ईरान से सभी संबंध तोड़ दिए थे। इसी साल मार्च में चीन ने इन दोनों के बीच मध्यस्थता की थी। चीन की मध्यस्थता के बाद तनाव कम हुआ।
11 साल बाद सऊदी में ईरान का बड़ा नेता है, तस्वीरें भी आप तक हमने पहुंचाई और इसके बाद सवाल उठ रहे हैं कि क्या दोनों एक प्लेटफॉर्म पर तो आ गए हैं, लेकिन दोनों की राय मिलेगी, खासतौर पर जब बात हो रही है गाजा में लड़े जा रहे युद्ध को लेकर। यही सवाल मेरा जीवन सर आपसे भी है कि ईरान एक तरफ ये भी चाह रहा है कि युद्ध लंबा खिंचता रहे, लेकिन सीधे सीधे बाकी कंट्रीज की एंट्री ना हो, कहीं ना कहीं इससे भी बच रहा है। देखिए, 2-3 चीज़ें अगर मैं देखूं इस पूरे माहौल के अंदर, तो पहला तो ये आता है कि इजराइल अपने आप में एक सक्षम देश है अपने आप को बचाने के लिए। दूसरी तरफ जो मुस्लिम वर्ल्ड है उसके डोमिनेशन के लिए इजराइल और सऊदी के अंदर हमेशा से अनबन रही है, शिया और सुन्नी की अनबन रही है। और इन हालात के बाद में अगर आप अमेरिका का हस्तक्षेप देखें तो वो सऊदी अरेबिया और इजराइल के साथ रहा है, ईरान को चीन की मदद मिलती रही है। और इन सब हालात के अंदर सफरर कौन है? इजरायली सिविलियंस, पैलेस्टीनियन सिविलियंस जो कि मुस्लिम्स हैं। और जो ये मिलिटेंट्स वाले विंग इन्होंने आगे कर रखे हैं, अगर वास्तव में आगे आना तो खुल करके आगे आओ ना। लड़ाई करना नहीं चाहते, आग लगाए रखना चाहते हैं और कहना चाहते हैं कि जी हमने कुछ नहीं किया, जो कुछ कर रहा है इजराइल कर रहा है। तो अगर जब तक आप इंसानियत पर नहीं आएंगे, सिर्फ अपने मुस्लिम कॉन्सेप्ट और आइडियोलॉजी पे चलते रहेंगे तो शांति बहाल नहीं हो सकती। शांति बहाल करने के लिए इन छोटे मुद्दों से या रिलीजियस मुद्दों से उठ करके मानवीयता के आधार पर आकर के बात करनी पड़ेगी कि हाँ जी आपने यहूदियों को मारा, उन्हें रिलीज कीजिए, उनके बंधकों को आप छोड़िए, लेकर के आइए, और फिर आप इजराइल को बोलिए कि हाँ जी अभी लड़ाई की बात खत्म की जाए और शांति की बात की जाए। तो जो डोमिनेंस का मामला है, मुस्लिम्स की बहुतायत का मामला है, पैलेस्टीनियन तो ये कहा है कि हम पूरे इलाके को यहूदियों से साफ कर देंगे। अरे कैसे हो सकता है? समझने की बात है। अगर दो फेथ के लोग रह रहे हैं तो शांति से रहे तो अच्छा होगा। और मुझे तो प्रॉब्लम है इसके ओरिजिन के अंदर, जबकि 2 स्टेट कॉन्सेप्ट आया था, वेस्ट बैंक एक तरफ कर दिया, गाजा स्ट्रिप एक तरफ कर दिया। क्या ही अच्छा होता उस वक्त अगर अमेरिका, ब्रिटेन, रशिया मिल करके एक जगह पैलेस्टाइन को देते, दूसरी तरफ इजराइल को देते। तो ये सब न होने की वजह से मैं समझता हूं कि इलाके में डिसबैलेंस आ गया। यानी मौजूदा स्थिति में जिस तरीके से पूरी वॉर पहुंची है उससे बचा जा सकता था कहीं ना कहीं। और इस बीच बता दें, वॉर के बीच खेमने की गुप्त बैठक को लेकर खबर सामने आ रही है। ईरान विरोधी मिलिशिया गुटों के साथ बैठक को लेकर यह खबर है। मीटिंग में इजराइल के खिलाफ रणनीति तैयार की गई है। फुल स्केल वॉर में उतरने का पूरा प्लान तैयार कर लिया गया है। इजराइल की छवि खराब होने का भरोसा भी इस बीच जताया जा रहा है कि अगर इस तरीके से पूरा ये युद्ध चलता रहा तो इजराइल की छवि को डेंट जरूर पहुंचेगा। तो क्या ईरान इजराइल के सर्वनाश की बिसात बिछा रहा है? ये सवाल इस सीक्रेट मीटिंग के बाद और भी जरूरी हो जाता है। बता दें आपको, क्योंकि ऐसी जानकारी सामने आ रही है सूत्रों के हवाले से कि इस बैठक में इजराइल के खिलाफ रणनीति बनी है। बता दें आपको, और बैठक में थे कौन ये समझना जरूरी है। कट्टर इजराइल विरोधी मिलिशिया ग्रुप यानी हिजबुल्लाह, हूती और हमास। अहम बात यह भी है कि तुर्की भी कहीं ना कहीं ईरान की राह पर ही चल रहा है। इजराइल को धमकी पर धमकी दिया जा रहा है। बड़े परिणाम भुगतने की चेतावनी भी उसकी ओर से दी जा रही है। अब ये समझिए कि युद्ध की ये बिसात कितने मोहरे के दम पर इजराइल के विनाश प्लान का खाका है। इसमें ईरान और तुर्की पूरा गेम प्लान सेट कर रहे हैं। तो वही हमास, हिजबुल्लाह, हूती और PIJ कतैब, हिजबुल्लाह कतैब सैयद अल शुहादा, लिवा फातमिया, लिवा जैनबिया, हरकत उल नजूबा बद्र जैसे इजराइल विरोधी जो मिलिशिया हैं वो इजराइल और इजराइल के लोगों के खून के प्यासे हो गए। तो ये तमाम जानकारी आपके सामने रखने का मकसद ये है कि हम बता सकें कि इस पूरे जो इस वक्त घटनाक्रम है उसमें ईरान की भूमिका किस तरीके से देखी जानी चाहिए। ब्रजेश सर, एक बार फिर से सवाल वही है कि इस पूरे युद्ध के दौरान ईरान की भूमिका पर भी सवाल उठते हैं। जिस तरीके से इस पूरे युद्ध में उसकी भूमिका रही है, समय समय पर चेतावनी देना और अब ऐसे मिलिशिया ग्रुप्स के साथ सीक्रेट मीटिंग करना जो धुर इजराइल विरोधी है। देखिए, इसमें तो अभी कोई शक नहीं कि ईरान की वजह से ही ये 5 हफ्ते पहले अटैक हुआ। और उसके बावजूद, उसके अलावा भी जो हिजबुल्लाह हैं वो शिया मुसलमान हैं, ईरान से ही उनका संबंध है और ईरान का सपोर्ट मिलता है। तो और जितनी सरगर्मियां हैं इजराइल की चारों तरफ, एक नॉर्थ में एक फ्रंट है जो कि लेबनान के साथ में है, पूर्व में वेस्ट बैंक के साथ में और पश्चिम में गाजा के साथ में। तो हाथ तो पूरा ईरान का है। लेकिन ईरान की दिक्कत ये है
कि ईरान की बाउंड्री यहाँ पे नहीं आती है, किसी देश के साथ में उसकी बाउंड्री नहीं है। ईरान सीरिया का समर्थन करता है, शिया के जो राजा हैं अलवाइट हैं उनको समर्थन करता है, लेकिन उसके साथ भी बाउंड्री नहीं है। तो ये जो उन्होंने चाल की थी दरार पैदा करने के लिए मिडल ईस्ट और अमेरिका के बीच में, वो बड़ी चाल थी, शायद वो सफल नहीं हो पाएगी, क्योंकि इजराइल जो है अमेरिका का बुलवार्क है इस पूरे एरिया में। अमेरिका पूरी तरह सपोर्ट करता है इजराइल को, और वैसे भी वेस्टर्न वर्ल्ड और हम लोग भी एक टेरर की अटैक को कैसे सपोर्ट कर सकते। तो हमास का जो अटैक ही था वो टेरर अटैक था, और वो एसिमेट्रिक वॉरफेयर में कहा जा सकता है मिलिट्री पार्ले जी। तो इस माहौल के अंदर जहां अमेरिका पूरी तरह साथ है इजराइल के, लेकिन सर यहाँ सवाल मेरा ये, क्या लगता है आपको 57 देश अगर एक प्लेटफॉर्म पर एक जगह इकट्ठा हो रहे हैं सऊदी में, लेकिन इसका मतलब क्या समझा जाए? क्या सभी की राय एक जैसी होगी, ये जरूरी आपको लगता है? क्योंकि हमने इससे पहले देखा है कि बहरीन की तरफ से, यूएई की तरफ से हमास के हमलों की निंदा भी की गई थी। ये तो प्लैटिट्यूड्स है। अगर आपने देखा होगा फ्रांस में भी बयान आया है फ्रांस के राष्ट्रपति का कि देखिए जो सिविलियंस के ऊपर में जो हानि हो रही है वो नहीं होनी चाहिए। तो ये ऑल डिजायरेबल आंसर्स हैं। हमको पता है कि जब वॉर होगा बिल्ट अप एरिया में, इतने क्लोज एनवायरनमेंट में, तो कोलैटरल डैमेज का होना स्वाभाविक है। ये हम सब चाहते हैं कि वृद्ध लोगों को, महिलाओं को, बच्चों को, बीमार को कोई क्षति ना पहुंचे, लेकिन ये कहना मुश्किल हो जाता है। उसी तरह की बात है जो पूरे 37 जो देश हैं जो इकट्ठे आए हैं, वो इस वजह से आए हैं कि पॉपुलेशन को अपने दिखा रहे हैं कि भाई हम मिलजुल करके इनको रोकना चाहते हैं। उनकी आवाम का प्रेशर है, लेकिन क्या वो होगा या नहीं वो बड़ा सवाल है, क्योंकि इनमें आपस में बहुत मतभेद है। बिल्कुल। एक अगर आप देखेंगे सऊदी अरेबिया के ईस्ट में यमन एक देश है जी। यमन में हुती जो कि शिया ईरान सपोर्ट करता है और बाकी जो रेबल्स हैं सऊदी करता है, पिछले 20 साल से लड़ाई चल रही है जी। दूसरा सीरिया में देखते हैं, सीरिया एक सुन्नी देश है लेकिन राजा अलवाइट्स है, वहां पे शिया और सुन्नी के अंदर लड़ाई चल रही है कितने सालों से, और मदद कौन कर रहा है? ईरान। तो ये ईरान सऊदी के बीच का जो संकट है इतनी जल्दी से नहीं जाएगा। एक और चीज बताना चाहता हूं जी। ये जितने गल्फ के बड़े देश हैं जी। तेल की मात्रा अधिक है, रिच है, सब के सब मोनार्की हैं, और मोनार्की देशों को अगर किसी से बिल्कुल नफरत होती है तो वो होती है इंसर्जेंसी की या टेररिस्ट की। वो नहीं चाहते टेरर कि कोई भी आंच उनके देशों पे आए, और इस करके उनकी दोस्ती जो है अमेरिका से है। बीच में देख रहे थे वो पकड़ ढीली हो रही है, मैं अभी देख रहा हूं इस वॉर के बाद में वो शायद और करीब हो जाए। जी जीवन सर, यहाँ पर हमको ये भी समझना होगा कि जिस तरीके से पूरे तमाम मुस्लिम देशों को कंसोलिडेट करने की कोशिश हम देख रहे हैं, प्लेटफॉर्म पर लाया गया है, कहीं ना कहीं एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश है, लेकिन अमेरिका भी इस बात पर जोर दे चुका है कि ये नैरेटिव सेट ना हो कि ये युद्ध मुसलमानों के खिलाफ है, और कहीं ना कहीं ये तमाम देश इसलिए इकट्ठा हो रहे हैं ताकि इसी नैरेटिव को सेट किया जा सके कि हम पर अत्याचार हो रहा है और अब हमें उठ खड़ा होने की जरूरत है। बिल्कुल, आप बिल्कुल ठीक बोल रही हैं। असेसमेंट में अगर आप देखें कि एक तरफ मुस्लिम देश इकट्ठे हो रहे हैं, दूसरी तरफ इजराइल अपनी लड़ाई लड़ रहा है, अमेरिका अपने आप को इस तरह पेश करना चाहता है कि जी किसी तरह शांति बहाल हो और उसका डोमिनेंस बना रहे। आप ये देखिए, अभी एंथनी ब्लिंकन आए थे, वो इजराइल गए, पैलेस्टाइन गए, तुर्की गए, उसके बाद G7 में गए, वो सभी जगह जाकर के यही समन्वय तो बनाने की कोशिश कर रहे हैं, और जब तक ये समन्वय नहीं बनेगा तब तक शांति नहीं बहाल हो सकती। और इसके लिए ये समझने की जरूरत है कि यूएस का रोल चाहे मेडिटेरेनियन सी में हो, उन्होंने वहां शिप्स लगा रखे हैं, उनके तो अभी एयरक्राफ्ट भी तैयार हो गए हैं कि जरूरत पड़ने पर वो उन पर अटैक करेंगे। OIC की बैठक में ईरानी राष्ट्रपति का बयान सामने आया, IDF ने फास्फोरस बम का इस्तेमाल किया, ये रईसी की ओर से कहा गया है। इजराइल के अपराधों में अमेरिका भी भागीदार है, तो ईरान ने एक बार फिर से ये बड़ा आरोप लगा दिया है, अमेरिका को भी इसमें घेरा गया है। OIC की बैठक में ईरानी राष्ट्रपति ने जब बोला तो ये कहा कि IDF की ओर से फास्फोरस बम का इस्तेमाल किया गया, और जिस भी तरीके के अपराध इजराइल की तरफ से किए जा रहे हैं उसमें अमेरिका भी भागीदार है। तो ये बड़ी बात रईसी की तरफ से कही गई है OIC की बैठक में।
إشي ما مرش علينا بهذه डीके पांडे सर, इसको किस तरीके से देखा जाना चाहिए? हम जैसा कि अभी बात ही कर रहे थे कि अमेरिका की सुप्रीमेसी बरकरार रहे, इसलिए हम देख रहे हैं कि लगातार युद्ध चल रहा है, उसमें अपील भले ही अमेरिका कर रहा है कि युद्ध विराम होना चाहिए, लेकिन ऐसा कुछ होता हुआ नजर नहीं आ रहा। और इस बीच खुद सीधे सीधे ईरान की तरफ से कह दिया गया है कि जो भी इजराइल की ओर से किया जा रहा है वो सिर्फ और सिर्फ अमेरिका की शह पर। देखिए, जिस प्रकार से इंफॉर्मेशन वॉरफेयर चल रही है वो हमने देखा रशिया और यूक्रेन के समय भी वो सबसे चल रही है और बहुत सक्सेसफुली कामयाब रही है ये वॉर। वही चीज़ लगभग यहाँ भी उसका प्रयोग किया जा रहा है। जहाँ तक बात है फॉस्फोरस बम की यूज़ करने की, और ईरान वहाँ पर 57 देशों के बीच में कह भी रहा है कि ये बम जो है प्रयोग किया गया। अगर बम प्रयोग किया गया होता तो कितने लोग मारे जाते, उसकी कोई सूचना होती? क्या कोई सूचना आई कि उस क्षेत्र में इतने काफ़ी संख्या में लोग मारे गए? नहीं। तो फिर ये यानी जो सवाल सर अभी हम स्क्रीन पर पूछ रहे हैं, इसकी भी गुंजाइश नजर आती है कि ये फास्फोरस बम नहीं हो सकता, क्या पता ये स्मोक बम हो? देखिए, जो मेरे आंकलन के हिसाब से 100% ये फास्फोरस बम नहीं है, क्योंकि उसके बाद जो पोस्ट रिलीज ऑफ फास्फोरस बम होता है वो इनपुट्स नहीं आ रहे। अगर आते कि भाई देखिए, बम जब गिराया जाता है तो इसके अंदर जो हीट निकलती है वो ऐसी होती है कि आसपास की हवा को एब्जॉर्ब कर लेती है, सोख लेती है, और जो वहाँ पर लोग होते हैं वो उनको सांस नहीं मिल पाती और वो घुट के मरने लगते हैं। क्या उस क्षेत्र में ऐसी खबरें आई कि लोग सैकड़ों लोग मारे गए? तो ऐसा खबरें नहीं आ रही। इसका मतलब क्या है, फास्फोरस बम नहीं था। जहाँ तक बात है कि वो ये भी लोग कहते हैं कि वाइट फास्फोरस बम है, क्योंकि उसका धुआं जो है लगभग सफ़ेद सा दिखता है, तो शायद इसलिए वाइट फास्फोरस का यूज़ किया जाता है। लेकिन हमें सब पता है कि जो है फास्फोरस जो है वो नॉर्मली रेड कलर का उसका स्मोक होता है, उसमें कुछ और मिलाया जाता है तो वाइट हो सकता है। लेकिन जहाँ तक बात है कि उसके कामयाब होने की, तो रशिया और यूक्रेन के वॉर में भी, कन्फ्लिक्ट में भी ये कहा गया कि फास्फोरस बम का प्रयोग किया गया, ना वहाँ प्रयोग किया गया ना यहाँ प्रयोग किया जा रहा है। उसका मुख्य कारण है कि अगर ऐसा किया जाता है तो इजराइल जो इस समय इंटरनेशनल फोरम पर प्रेशर में है ह्यूमैनिटेरियन एड के लिए, लोगों को जैसा कि अभी जिक्र भी हुआ कि अमेरिका और फ्रांस दोनों कह रहे हैं कि जो बूढ़े मारे जा रहे हैं, मरीज मारे जा रहे हैं, बच्चे मारे जा रहे हैं हमास में, वो उन पर रोक लगाई जाए, सीज फायर जल्दी से जल्दी हो। लेकिन क्या ऐसा अगर इजराइल का प्रयोग करेगा तो क्या उसको और उसकी सिचुएशन नहीं होगी? तो ये हरगिज़ नहीं है। कूटनीतिक तौर पर भी इजराइल को देखना है कि उसको क्या करना है। देखिए, ध्यान रहेगा, 2 दिन पहले इजराइल ने यह भी कहा कि हम ह्यूमैनिटेरियन कॉरिडोर खोलने के लिए तैयार हैं। क्यों? क्योंकि इतना इंटरनेशनल प्रेशर है उसके ऊपर कि वो मानवीय आधार पर बड़ा मुश्किल होता है उसको बड़ी बात आप कह रहे हैं साबित करना। दूसरी बात वेरी इंपॉर्टेंट, और इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, पहले उसका रुख कर लेते हैं, जहां लेबनान में आईडीएफ का भीषण अटैक हुआ। ये इस वक्त की बड़ी खबर है। हिजबुल्लाह के ठिकानों पर दरअसल ये बमबारी की गई है। हिजबुल्लाह के कई ठिकाने इस हमले में तबाह हो गए हैं। तो लेबनान में आईडीएफ ने भीषण अटैक किया है, जिसमें हिजबुल्लाह के कई ठिकाने तबाह होने की खबर सामने आ रही है। यहाँ पर भीषण बमबारी की खबरें सामने आ रही है हिजबुल्लाह के ठिकानों पर। ये तस्वीरें आप देखिए। तो लेबनान के फ्रंट से हिजबुल्लाह लगातार आईडीएफ को टारगेट कर रहा है, और इसी कड़ी में आईडीएफ ने बदला लेते हुए हिजबुल्लाह के ठिकानों को टारगेट किया है, जिसमें बमबारी की तस्वीरें सामने आई हैं। बताया जा रहा है कि इस हमले में हिजबुल्लाह के कई ठिकानों को तबाह कर दिया गया। और इस बीच अगली बड़ी खबर सामने रख रहे हैं आपके, जहां अल कस्साम ब्रिगेड का आईडीएफ पर हमला हुआ है। ये बड़ी खबर सामने आ रही है। बेत हनौन में एक घर पर हमला किया गया। घर पर आईडीएफ ने कब्जा किया था, जहां पर ये हमला किया गया है। तो अल कस्साम ब्रिगेड की ओर से आईडीएफ पर हमला किया गया। ये बेत हनौन इलाके की घटना बताई जा रही है, जहां एक घर पर हमला किया गया। तो ये आप तस्वीरें देखिए जरा। इस घर पर बताया जा रहा है कि आईडीएफ की ओर से कब्जा किया गया था, जिस पर अल कस्साम ब्रिगेड की ओर से हमला किया गया। एक घर में आईडीएफ के तमाम लोग मौजूद थे, जवान मौजूद थे, जहां पर यह हमला किया गया है। तो इजराइल को खत्म करने का प्लान लेकर सऊदी पहुंचे हैं। ईरान के मन में क्या है ये समझना जरूरी है। ये सब जानते हैं, मगर ईरान क्यों मुस्लिम देशों को एकजुट कर इजराइल को तबाह करना चाहता है? आखिर मुस्लिम देशों के सबसे बड़े संगठन यानी ओआईसी की दुनिया में हैसियत क्या है, ताकत क्या है, इसे भी जरा समझ लीजिए। ओआईसी के 57 सदस्य देशों में 25% दुनिया की आबादी रहती है। इसके अलावा 63% कच्चे तेल और 62% प्राकृतिक गैस के भंडार इन्हीं देशों में है। बता दें आपको, $27.94 ट्रिलियन की इन देशों की अर्थव्यवस्था है। संगठन में शामिल 6 देश दुनिया में मिलिट्री पावर पर बजट रखने वाले टॉप देशों की लिस्ट में शामिल हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, सऊदी और ईरान की अगर सैन्य शक्ति को ही अगर जोड़ ले तो 10 लाख से ज्यादा एक्टिव सैनिक हैं इनके पास।
अगर 57 ओआईसी देशों में से सबसे शक्तिशाली देशों की बात करें तो वो कौन कौन से, ये समझ लीजिए। इसमें ईरान शामिल है, सऊदी अरब, तुर्की और मिस्र शामिल हैं। तो ओआईसी की ताकत क्या है ये हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। और यही ओआईसी सऊदी अरब में एक बैठक कर रहे हैं 57 देश। और ऐसे में इजराइल को लेकर क्या कोई रणनीति बनती है, क्या कोई प्रस्ताव पारित होता है, इस पर भी नजर हमारी बनी रहेगी। इस बीच अब आपको कुछ तस्वीरें हम दिखाने जा रहे हैं। बहुत महत्वपूर्ण ये तस्वीरें हो जाती हैं जो युद्ध क्षेत्र से लगातार सामने आ रही हैं। बता दें आपको, हमास का जो हथियार भंडार है उसे किस तरीके से बम से उड़ा दिया गया है, उसकी तस्वीर अब हम आपके सामने रखेंगे। ये तस्वीरें देखिए और समझिए हमास किस तरीके से आईडीएफ के टारगेट पर है। तस्वीरों में नजर आ रहा है आपको हमास के हथियार भंडार को किस तरीके से बम से उड़ा दिया गया। और कुछ और तस्वीरें अब आपके सामने हम रखने जा रहे हैं। गाजा में किस तरीके से बम बरसाए गए हैं ये तस्वीरें आप देखिए। गाजा में लगातार आईडीएफ की तरफ से ग्राउंड ऑपरेशन चलाया जा रहा है। एयर स्ट्राइक का सिलसिला भी यहां जारी है और उसी से जुड़ी हुई तस्वीरें आपके सामने। तो ये तस्वीरें बता रही हैं कि कितने बड़े स्तर पर इन इलाकों को टारगेट किया जा रहा है। ये हमले कितने खतरनाक हैं ये तस्वीरों में साफ तौर पर नजर आ रहा है। आसपास तमाम चीजें जो है वो कांप रही हैं, थर्रा रही हैं, क्योंकि इस तरीके का ये हमला बताया जा रहा है। अब तक 35,000 टन बताया जा रहा है कि विस्फोटक का इस्तेमाल किया जा चुका है आईडीएफ द्वारा यहाँ इन तमाम इलाकों में। तो गाजा किस तरीके से खंडहर में तब्दील हो रहा है उसी से जुड़ी हुई तस्वीरें आपके सामने। इस बीच आपको बता दें हमास के 11 सैनिक पोस्ट तबाह होने की तस्वीरें अब आपके सामने हैं। ये हमास के सैनिक पोस्ट बताए जा रहे हैं, इनकी संख्या 11 बताई जा रही है जिन्हें हमले में तबाह कर दिया गया है। तो हमास इस वक्त आईडीएफ के टारगेट पर है और इसी कड़ी में इनके ठिकानों का पता लगाकर जहां पर भी इनके हथियार रखे हैं ऐसी तमाम जगहों को तबाह किया जा रहा है चुन चुन कर। ये जो तस्वीरें आपको नजर आ रही है हमास के 11 सैनिक पोस्ट के तबाह होने की है। जनिन में इजराइल का बड़ा हमला हुआ है, ये इस वक्त की बड़ी खबर है। वेस्ट बैंक से ये खबर सामने आ रही है। हमले में कई लोगों की मौत की भी खबर सामने आ रही है। बताया जा रहा है शरणार्थी शिविर पर दरअसल ये हमला हुआ है। ये तस्वीरें आप देखिए, वेस्ट बैंक के जनिन में इजराइल का बड़ा हमला हुआ है। यहाँ शरणार्थी शिविर पर यह हमला किया गया है। हमले में कई लोगों की मौत की खबर भी सामने आ रही है। और इस बीच एक और बड़ी खबर हमें मिल रही है। बता दें आपको दक्षिण लेबनान में आईडीएफ का बड़ा एक्शन नजर आया है। खबर दक्षिण लेबनान से सामने आ रही है जहां पर हिजबुल्लाह के ठिकानों पर हमले लगातार जारी है। हमले के बाद धुएं का गुबार साफ तौर पर उठता हुआ दिखा। ये तस्वीरें लेबनान से सामने आई है जहां पर हिजबुल्लाह के ठिकानों पर हमले किए जा रहे हैं। तो ये तस्वीरें दक्षिण लेबनान से सामने आ रही है जहां आईडीएफ हिजबुल्लाह के ठिकानों को भी टारगेट कर रहा है। तो न केवल हमास बल्कि हिजबुल्लाह पर भी लगातार आईडीएफ की ओर से हमले जारी हैं, क्योंकि लेबनान के फ्रंट से हिजबुल्लाह लगातार आईडीएफ को उकसा रहा है, उन पर हमले कर रहा है। ऐसे में ये तस्वीरें आप देखिए किस तरीके से यहां पर आईडीएफ का एक्शन नजर आया। तो रियाद में 57 देशों की बैठक तो हो रही है, लेकिन बैठक में सभी देश एक साथ आएंगे या बढ़ जाएंगे ये सवाल बड़ा है, ये कोई नहीं जानता। बैठक का आयोजक सऊदी अरब और बैठक में शामिल ईरान एक दूसरे के धुर विरोधी रहे हैं। ऐसे में बैठक में क्या हो सकता है इसे समझने की कोशिश करते हैं। दरअसल ईरान इजराइल का विरोधी रहा है तो सऊदी अरब का रुख उस पर नरम रहा है। ईरान इजराइल पर हमले की धमकी दे रहा है तो सऊदी युद्ध विराम की बात करता है।
इसके अलावा युद्ध में ईरान हमास को समर्थन की बात भी करता रहा है, तो हमास को लेकर सऊदी तटस्थ रहा है। यही नहीं, आपको बता दें कि ईरान और अमेरिका की दुश्मनी भी जग जाहिर है, तो सऊदी अमेरिका का मित्र देश है, यह आपको समझना होगा। एक और बड़ी बात आपको बता दें, ईरान मुस्लिम देशों के लीडर बनने की मंशा भी रखता है, तो ईरानी राष्ट्रपति रईसी को सऊदी अरब से चुनौती समय समय पर मिलती रही है। उधर मक्का के इमाम का साफ साफ कहना है कि मुस्लिम देशों को युद्ध से दूर रहना चाहिए। आखिर इस बैठक में क्या क्या हो सकता है वो भी आपको बताते हैं। बैठक में जंग रोकने और युद्ध विराम पर प्रस्ताव आ सकता है। इसके अलावा गाजा की मदद पर भी इस बैठक में बात हो सकती है। साथ ही इजराइल की निंदा भी की जा सकती है। वहीं फिलिस्तीन को समर्थन के लिए सभी देश एक साथ आ सकते हैं। हालांकि इन सब के बीच बड़ा सवाल यह है कि इजराइल के विरुद्ध ईरान और सऊदी अरब क्या एक साथ आएंगे? ये बहुत बड़ा सवाल है। ब्रजेश जी, क्या लगता है आपको, ये सब एक हो पाएंगे क्या? एक मंच पर आना और एक मत होना, दोनों में फर्क है? बिल्कुल। देखिए, पहले तो हम वॉर की स्थिति देखते हैं तो ये लगता है कि हमास का करीब करीब अंत होने वाला है मिलिटरीली। ये 5 हफ्ते के अंदर उनको स्क्वीज कर लिया गया है, आइसोलेट कर दिया गया है। गाज़ा को 2 भागों में बांट दिया गया है और नॉर्थ गाज़ा जहाँ पे हमास का सेंटर है, 3 तरफ से इजरायली आईडीएफ घुस गई। तो इसके बाद क्या लगता है, अगर इसका विलन ईरान है तो क्या उसको खतरा है? बिल्कुल उसको खतरा है। नेक्स्ट स्टेज में मैं देखता हूँ इस युद्ध के बाद में जब हमास खत्म हो जाता है तो दुनिया की निगाहें जरूर ईरान के ऊपर में जाएगी, जिसने इतना बड़ा ट्रबल क्रिएट किया है इंटरनेशनल कम्युनिटी के लिए। बिल्कुल। तो क्या उसके कारण अभी शायद ईरान सब मुस्लिम देशों के साथ में इकट्ठा हो रहा है? क्या पता, शायद या नहीं, समय ही बताएगा। मगर दूसरी तरफ देखिए, वॉर किसी चीज की समस्या का समाधान नहीं होता। बिल्कुल। वॉर एक जरिया है, एक प्रोसेस है और डिप्लोमेसी से ही चीजें क्लियर होती हैं और प्रेशर ग्रुप बनता है, नेगोशिएशन होता है। तो ये हम कह सकते हैं कि इस माहौल के अंदर जो पहल हो रही है मुस्लिम देशों की, वो एक अच्छी पहल है। अगर वो चाहते हैं कि किसी नतीजे पे निकलें, नतीजा क्या हो सकता है? एक, इनको क्या कहते हैं, युद्ध विराम करना, इजरायली डिफेंस सभी फोर्स के उसके ऊपर टर्म्स पे, और दूसरा मोर इम्पोर्टेंटली ये कहानी शुरू हुई थी फिलिस्तीनियों के होमलैंड से। वो मसला अभी तक शायद खत्म नहीं हुआ है। क्या एक रास्ता निकलेगा आगे में, फ्यूचर में, कि जब फिलिस्तीनियों को एक जगह मिल पाएगी और इत्मीनान के साथ में इजरायली और फिलिस्तीन रह पाएंगे? ये एक मुद्दा है जो अनसेटल है और समय समय पर तंग करता रहा है माहौल को। जी, तो मैं समझता हूँ ये 2 चीजें शायद। सर, यहाँ पर जीवन सर, सवाल मेरा यहाँ पर ये भी है कि इस पूरी बैठक के दौरान एक जो नैरेटिव सेट करने की कोशिश की जा रही है, क्या वो ये की जा रही है कि ये मुस्लिमों की लड़ाई है या फिर ये फिलिस्तीन की आइडेंटिटी की लड़ाई है? जो बड़ा सवाल है वो यही है। बिल्कुल। जो हमें यहाँ से नज़र आता है वो नज़र आता है कि मुस्लिम देश हैं, सब इकट्ठे हो रहे हैं, इजराइल के खिलाफ हो रहे हैं, तो चाहे आपस में मतभेद हो लेकिन उस एक दुश्मन से मिल करके लड़ें, ऐसा हमें सामने नज़र आता है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये यथार्थ है, क्योंकि यथार्थ ये है कि हर कोई देश अपने अपने सर्वाइवल, अपनी अपनी ग्रोथ, अपनी अपने एम्स और ऑब्जेक्टिव्स को देखता है। इसको देखने के लिए कोई भी एक अकेला चना भांड नहीं फोड़ सकता। इसलिए इन देशों को अपने अपने पावर पॉइंट्स नजर आते हैं। सऊदी अरेबिया को इजराइल और अमेरिका नजर आता है, ईरान को सीरिया, रशिया, चाइना नजर आता है, और जो बाकी दूसरे देश हैं उनको इजराइल, इजिप्ट, सऊदी अरेबिया, ये लोग नजर आते हैं। तो इस तरह जब मैं ओवरऑल देखता हूँ तो मुझे एक्चुअली इस पूरे वॉर को अगर मैं एक नए नज़रिए से देखूँ तो मुझे 3 बिल्कुल अलग अलग ऑप्शंस नज़र आते हैं। वो चाहे आप मुस्लिम वर्ल्ड की निगाह से देखें, चाहे इजराइल की निगाह से देखें। पहला मैं इसको बोलता हूँ ऑप्शन 1, शालोम। शालोम हिब्रू वर्ड है जिसका मतलब है शांति। इसके तहत हमास हॉस्टेजेस को रिलीज कर दे और मुस्लिम वर्ल्ड इस बात को माने और इजराइल अपने ऑपरेशंस बंद कर दे, यानी शालोम हो जाएगा, शांति हो जाएगी। ऑप्शन 2 मैं कहता हूं डाफना का मीन्स है विक्ट्री। इसके अंदर इजराइल इन मुस्लिम देशों की कोई बात नहीं मानता, क्योंकि उन्होंने अभी तक कोई भी हॉस्टेजेस रिलीज नहीं किए हैं।
और अमेरिका के साथ मिलकर के ये अपने हमले और तेजी से जारी रखता है। और जी। तीसरा है ब्रोखियोस। ब्रोखियोस का मतलब है ब्लेसिंग्स, कि ब्लेसिंग्स ऊपर वाले की आए, यानी इस रीजनल कॉन्फ्लिक्ट के मेजर देश मिले, विश्व के बड़े बड़े देश